हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। आई एम सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, और मैं आज आपको वेलकम करता हूं इस सेशन में, जहां मैं एक नया ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो चैप्टर है वो है दी पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेचर। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। तो पार्लियामेंट चीज क्या है? आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें एक्सप्लेन करता है कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट तीन चीजों को मिलाकर बनता है: लोकसभा, राज्यसभा और दी प्रेसिडेंट। जी हाँ, जनरली लोग यही समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दो को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट तीन चीजों को मिलाकर बनता है, ना कि दो। और वो तीन चीजें हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्यों? पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना। ओके, मगर जब तक प्रेसिडेंशियल एसेंट नहीं मिलेगा एक बिल को, तब तक लॉ बनेगा नहीं। तो इस कारण से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is integral part of parliament as per article 79 of constitution of india। तो इस बात को हमेशा आप याद रखें, मगर ये ना समझें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट इज इंटेग्रल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हरगिज भी प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। मैं आपको बेरक भी साथ साथ करवाता जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप बेटर समझ सकेंगे इस चैप्टर को। ठीक है जी, वेट, मैं आर्टिकल 79 आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, here comes article 79। मैं अभी अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, then I'll be in a position to show you all this in a better way। Here comes the Bear Act। I hope now you can see the Bear Act in front of you। Okay, this is Bear Act of Constitution of India। और आर्टिकल 78 के बाद यहां से 79 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी हेडिंग है हमारी क्या? द हेडिंग इज चैप्टर 2 पार्लियामेंट। लीजिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट किन किन चीजों को मिलाकर बनता है। ओके, ये आप लोगों के सामने आ गया आर्टिकल 79। देखिए, उससे पहले की लाइन पढ़िए। चैप्टर 2 है पार्लियामेंट, ये पार्ट 5 का चैप्टर 2 है। मिल गया? दिख रहा है आपको? ये देखिए, चैप्टर 2 पार्लियामेंट स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 79। और ये क्या बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देयर शैल बी, यानी होगी ही होगी, मैंडेटरी, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and two houses, to be known respectively as council of states and the house of the people। क्लियर? अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं हम। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, इसको हम और क्या बोलते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा एक और नाम आपको पता चल गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 प्लस 238। 238। ठीक है, अब ये 12 मेंबर्स कौन से होंगे? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 3, यानी 80 क्लॉज 3। ये क्लॉज 3 कौन सी बात हो रही है? ये वाली बात हो रही है। प्लस 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। क्लियर? तो 12 प्लस 238 इक्वल्स टू 250। और आगे चलते हैं।
अब एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा यानी इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीटों का बंटवारा अमंग द स्टेट्स कैसे होगा? बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स and of the UTs shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the fourth schedule. चौथे स्केड्यूल में बता रखा है कि पंजाब से कितने मेंबर आएंगे, ठीक है, राजस्थान से कितने आएंगे, हरियाणा से कितने आएंगे, हिमाचल प्रदेश से कितने आएंगे, दिल्ली से कितने आएंगे, पुडुचेरी से कितने आएंगे। मैं यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसी यूटीज हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं राज्यसभा में। चंडीगढ़ भी यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी यूटी है, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सब क्या है? यूटी पर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कोई होते ही नहीं राज्यसभा में। फिर क्यों केवल इन दो यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? क्योंकि ये ऐसी यूटीज हैं दो, ठीक है, जिनमें विधानसभा है। जहां जहां भारत में विधानसभा है, जहां जहां भी विधानसभा है, तो उस विधानसभा की रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी राज्यसभा में। हर स्टेट की विधानसभा है, इसलिए हर स्टेट विधानसभा की रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। और दो यूटीज में भी विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी, इसलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है विधानसभा में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये सही एक्सप्रेशन नहीं है। होना ये चाहिए था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ विधानसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज। समझ में आया? और आगे चलते हैं। 80 क्लॉज 3 क्या कहता है? मैं आपको फोर्थ शेड्यूल की शक्ल भी दिखा दूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में दिखाता हूं, ठीक है जी। द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 80 क्लॉज 3 में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा उन लोगों को जिनके पास है स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फील्ड्स। लाइक 4 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। Members to be nominated by the president under subclause A of clause 1 shall consist of persons having special knowledge and practical experience। ठीक है जी। फिर हम आ रहे हैं 80 clause 4। The representatives of each state in the council of state shall be elected by elected members of the legislative assembly। समझिए, अब राज्यसभा में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए जो वोटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्टेड एमएलएस। नॉमिनेटेड एमएलए कैन नॉट वोट। लेकिन अब इस बात का जो अहमियत है वो कम क्यों हो गया? नॉमिनेटेड एमएलएस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो नॉमिनेशन मिलती थी विधानसभा में, वो बंद हो गई है। क्लियर? तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इलेक्टेड ना भी लिखो तो वही बात रह जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही रह गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। नॉमिनेशन का पर्चा खत्म हो गया, उसको भी खत्म होगा। इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है उसमें भी ये दोनों एक्सप्रेशन यूज होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर? तो वो यहां भी यूज हो रहे हैं। मैं ये पहले समझा चुका हूं प्रेसिडेंट के चैप्टर में क्या होता है ये। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज in council of states shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। ये समझिए, representatives of UTs in council of states shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। और किसको रिप्रेजेंटेशन मिली है? सिर्फ उनको जो जिन यूटीज में विधानसभा है। अब
फिफ्थ पॉइंट, द स्टेट स्पेसिफाइड इन पार्ट सी को हटाकर क्या लिखा गया था, यूटीज। देन अगला 81 आ जाता है। अभी हम इसको ना पढ़ के अब हम एक जनरल तरीके से डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट के चैप्टर। अब आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। समझिए, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, यूनियन पार्लियामेंट की। दो लेवल्स पर लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर इज एट टू लेवल्स, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल को यूनियन लेवल भी कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर में क्या होता है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेवल में होता है विधानसभा। कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी है, ओनली 6 स्टेट्स, ओनली 6 स्टेट्स। अब बात करते हैं इसकी। यूनियन पार्लियामेंट, दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, ये अपर हाउस है। ये सॉरी, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। ये अपर हाउस है, जबकि लोकसभा लोअर हाउस है, लोअर हाउस है। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। यूनिवर्सली इस हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स। क्लियर? ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस। और इसको हम अपर हाउस जो है वो हम परमानेंट हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसको हाउस ऑफ पीपल तो हमने कहा ही हुआ है, साथ साथ पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, पॉपुलर हाउस। क्लियर? मोरओवर, जो यूएसए में ऐसा ही हाउस है लोकसभा जैसा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, वहां पर दो हाउसेस हैं, तो मुझे बताएगा अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस तो सर एक को कहते हैं सीनेट, अपर हाउस हो गया सीनेट, लोअर को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ कॉमन्स कहां का हाउस है? हाउस ऑफ यूके, हाउस ऑफ कॉमन्स यूके का लोअर हाउस है। और यूके में अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कांग्रेशनल रेस, ठीक है। तो कांग्रेस वर्ड कहां के हाउस को कहते हैं? कांग्रेस, यूएसए और यूके और इंडिया क्या बोलते हैं कांग्रेस? कांग्रेस इज व्हाट? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस सीनेट इन यूएसए। यूएसए में जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, और जो अपर हाउस है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? कांग्रेस। क्लियर? और जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसको यूएसए में क्या कहते हैं? कांग्रेस। समझ में आया? तो जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसको यूके में क्या कहते हैं? जवाब दें। जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसको यूके में क्या कहते हैं? कम ऑन। सेनेट। गलत जवाब, जल्दी बताओ। सर पार्लियामेंट ही बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं। ठीक है जी, हमने पार्लियामेंट बोलना सीखा ही उनसे है। और हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया ब्रिटेन से ही है। उसको वहां पर वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल। कहाँ कहते हैं? इन यूके। यूके में
पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। तो वो भी पार्लियामेंट कहते हैं, हम भी पार्लियामेंट ही कहते हैं उसे। क्लियर? और मैं दो हाउसेस की बात कर रहा था, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस और अपर हाउस। और अपर हाउस। अपर हाउस, अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। क्लियर? तो जो लोअर हाउस है यानी कि जो लोकसभा है, इसको हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, और जबकि इसको हम परमानेंट हाउस कहते हैं। क्यों? ये फर्क क्यों है? क्योंकि इसका एक टेन्योर है, एक समय है, और वो है 5 साल। जबकि अपर हाउस, इसका कोई भी टेन्योर नहीं है। यहां पर तो सीधा क्या रूल है, 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। हर 2 साल के बाद जो सबसे पुराने वाले 1/3 मेंबर्स है वो रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पे हर मेंबर, एवरी मेंबर रिटायर्स आफ्टर 5 years। 5 साल की लोकसभा हो गई तो सभा टेन्योर खत्म। क्लियर? और आगे चलते हैं। इसको हम पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है जी। यानी डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हम क्या निकालें? कॉमन मैन वोटिंग करता है, कॉमन मैन वोट्स, जबकि इसमें कॉमन मैन वोटिंग नहीं करता। ठीक है? इसमें ओनली इलेक्टेड एमएलएज डू वोटिंग। समझो, एमएलएज क्या होता है? स्टेट लेवल का पॉपुलर हाउस। लोकसभा जैसा स्टेट लेवल के हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, यानी विधायक कहते हैं। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा एक ही चीज है। क्लियर? और इसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 25। और इसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 30 years, 30 साल। और लोकसभा का बेटर कंट्रोल होता है, बेटर कंट्रोल ओवर मनी बिल्स, ठीक है? और यहां पर लेसर कंट्रोल है, लेसर कंट्रोल ओवर मनी बिल्स। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। ठीक है जी। इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552। इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 250। और इसकी बाइफर्केशन क्या है? 12 + 2 38। और इसमें बाइफर्केशन क्या है? 530 + 20 + 2। पर अब ये 2 खत्म हो गया। ये क्या था? 530 आएंगे कहां से? फ्रॉम स्टेट्स। 20 कहां से आएंगे? फ्रॉम यूटीज। और ये 2 कौन थे पहले? नॉमिनेटेड। क्लियर? और ये नॉन कौन थे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग, एंग्लो इंडियन
कम्युनिटी के लोग, वो अंग्रेजों के वंशज जिन्होंने अभी तक इंडिया की सिटीजनशिप रखी हुई है, ठीक है। बट इफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट वेल रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर, then president can nominate maximum 2 members as Anglo-Indian community members, ठीक है। ओके देन अब ये खत्म हो गया और आगे चलते हैं। मैं हाँ जी बोलिए। सर ये जो 2 members that were earlier है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, हालांकि मैंने इस वाले पॉइंट को लेटेस्ट अमेंडमेंट करवा के फिर करवाऊंगा, अब चेंज करूंगा कल मैं। अगले सेशन में मैं बताऊंगा अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या है, क्योंकि विधानसभा में मैक्सिमम 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स यानी एक मेंबर मैक्सिमम नॉमिनेट हो सकता था अभी तक। और कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर, स्टेट लेवल पर, ठीक है जी। लेकिन ये भी खत्म हो गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्लियर? अगले सेशन को मैं यहीं से शुरू करूंगा। आज का ये सेशन थोड़ा छोटा जरूर हुआ है मगर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर इनके पास वोटिंग राइट्स किसके पास रखने में बता चुका हूँ, ठीक है। 238 कहाँ से आते हैं? फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और 12 कौन होते हैं? नॉमिनेटेड। और ये कौन होते हैं? बाय प्रेसिडेंट। कौन से फील्ड से आते हैं? पहले तो 80 क्लॉज 3 में फील्ड्स बता रखे हैं। 4 फील्ड्स हैं। कौन से? आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। क्लियर? आज के सेशन को मैं यही खत्म करने जा रहा हूं। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा पार्लियामेंट के टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना आज करवाया है बस इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। कल मैं ये बताऊंगा कि मेन क्या कारण है जिसकी वजह से ये नाम दिए गए। जैसे कि राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। सब जवाब मैं आपको कल दूंगा, क्लियर, अगले सेशन में। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? No, sir. End of the session. Bye bye.